ऑलराइट सो गाइस, योर बॉय इज़ नाउ ग्रेजुएटेड। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपना 2 इयर्स का मास्टर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए और बताया जाए कि इट वाज वर्थ इट और नॉट, ताकि आप आपका डिसीजन प्रॉपरली बना पाएँ। सो 31 मार्च 2022 हिस्ट्री में लिखा जाएगा, मैन दीपांशु चौहान गॉट ग्रेजुएटेड। जस्ट किडिंग गाइज। So I completed my masters in global economics and business from an Italian public university, University of Cassino। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं लैंड हुआ था इटली में इन 2018 अक्टूबर मंथ में, तो एंडिंग ही चल रहा था। और यहाँ पर जनरली जो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, इनटेक स्टार्ट होता है, वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से होता है। सो आई वॉज क्वाइट लेट, तो 1 मंथ की क्लासेस मेरी मिस ऑलरेडी हो चुकी थी। और मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर क्लासेस अटेंड किए फर्स्ट सेम में, तो इट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर। अच्छा, जो मास्टर डिग्री यहाँ पर होती है वो 2 इयर्स की होती है और यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम चलता है। तो क्रेडिट सिस्टम में मास्टर डिग्री में वी हैव 120 क्रेडिट्स, ईच ईयर वी हैव 60 क्रेडिट्स और ईच सेम वी हैव 30 क्रेडिट्स। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 120 क्रेडिट्स, बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो 180 क्रेडिट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट मास्टर्स ओनली इन दिस वीडियो। सो बताया जैसे कि मैंने अक्टूबर एंडिंग में आया, पहली बार जब मैं आया था इटली में, सो आई वॉज क्वाइट नर्वस। और हाँ, कोई भी होगा आप में से, कोई भी कितना भी कॉन्फिडेंट हो, डेयरिंग हो, भाई नर्वसनेस तो आती ही आती है। सो इनिशियली बहुत होम सिकनेस फील होती थी कि यार घर जाना है, क्यों मैं यहाँ पर आ गया। बट इवेंचुअली जैसे 3 to 4 मंथ्स होंगे ना, तो आप टाइम के साथ सब कुछ मैनेज करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और फिर कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी बन गए थे जिनके साथ फिर हम लोग हैंग आउट करने लगे, तो और अच्छा लगने लग जाता है। आया एंड देन फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, क्लासेस अटेंड करने लगी। तो यहाँ पर क्लासेस के टाइमिंग भी ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग 8 o'clock से इवनिंग 7 o'clock तक क्लासेस चलती हैं। यस गाइज, और इनमें से वीक में सबसे ज़्यादा हेक्टिक डेज मेरे 2 ही होते थे, एक तो मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि इसी दिन सबसे ज़्यादा क्लासेस रहती थी और एक क्लास होती है 2 hours की। तो वो मेरे लिए इनिशियली ये भी हार्ड था कि यार मैं इंडिया में जो क्लासेस लेता था वो 1 hour की होती थी और यहाँ पर 2 hours की, 2 hours तक ऐसे बैठना, प्रोफेसर को देखना ये सबसे बड़े हर्डल्स थे यार इनिशियली ये तो। और उसके बाद प्रोफेसर्स, जब आप इटालियन प्रोफेसर्स को सुनोगे ना दोस्तों फर्स्ट टाइम, एंड आई एम डॉम श्योर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो इटली में हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने फेस की होगी, उनकी फ्लुएंसी, उनका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है इनिशियली आपको अंडरस्टैंड करना। अब इंडियन फ्रेंड्स बन गए थे मेरे वहाँ पर, तो हम लोग क्या बैक बेंच पर बैठते थे, तो मुझे लिटरली समझ नहीं आता था क्या बोल रहे प्रोफेसर्स। तो कुछ दिन आप मान सकते हैं, मुझे 1 वीक तो इसी में लग गया कि यार मैं प्रोफेसर्स को कैसे अंडरस्टैंड करूँ, इसलिए फ्रंट बेंच पर बैठने लगा एंड धीरे धीरे फिर मुझे समझ आने लगी चीज़ें। जस्ट 1 month आई अटेंडेड क्लासेस, बिकॉज इन द फर्स्ट सेम क्या होता है यहाँ पर, अक्टूबर में लेट आया, नवंबर में मैंने क्लासेस अटेंड किया और दिसंबर से हॉलीडेज लग जाते हैं क्रिसमस के लिए, और जनवरी में यू हैव एग्जाम्स। तो यहाँ पर ईयर में आपकी फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम होगी जनवरी में और सेकेंड सेम की एग्ज़ाम होगी आपकी जून में। सो फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, मैंने फर्स्ट सेम में पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल भी नहीं की, और उसके पीछे रीज़न ये था कि यार मैं सोच कर आया था कि मुझे सबसे पहला सेम जो है ना वो स्टडी को डिवोट करना है पूरा का पूरा। थोड़े पैसे की कमी आई थी, बट यार मुझे ना वो बर्डन से हटना था। क्या होता है कि आप पैसे भी कमा लो और स्टडी का बर्डन होगा ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैंने सोचा पहले स्टडी को कंप्लीट करते हैं। तो स्टडी का बर्डन इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप ग्रैब करने के लिए आपको 60 में से 30 क्रेडिट्स चाहिए रहते हैं। तो फर्स्ट सेम जो हमारा होता है वो 30 क्रेडिट्स का होता है। तो मैंने सोचा कि यार वो जो ईयरली 60 क्रेडिट का सिस्टम रहता है वो फर्स्ट सेम में मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, पढ़ाई वगैरह अच्छी की, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होती है, जनवरी में मैं एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हुआ था, तो एग्ज़ाम्स जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। आउट ऑफ 30 मार्क्स यू नीड टू स्कोर 18 मार्क्स टू पास। जैसे हमारे यहाँ 100 में से 33 होता है ना, वैसे यहाँ पर 30 में से 18, मतलब ऑलमोस्ट 60% काइंडा आपको पासिंग के लिए चाहिए रहते हैं। सो एक सब्जेक्ट जो बहुत टफ था, आप पूछेंगे कि यार यहाँ पर जो स्टडीज़ होती टफ होती है, ईजी होती है या मीडियम, तो मैं कहूँगा मीडियम होती है और डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन चाहिए रहती और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जैसा हम इंडिया में करते हैं कि एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ लो पास होते, वैसा कुछ सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, बिल्कुल नो डाउट। चीटिंग थोड़ी इसके ऊपर नहीं बात करेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स वॉज द सब्जेक्ट जिसका मेरे सीनियर्स भी बोल रहे थे कि यार काफ़ी टफ होता है दीपांशु, तो वही एक सब्जेक्ट था जिसने मुझे स्टक किया था फर्स्ट सेम में। बट फॉर्चुनेटली मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको भी क्लियर कर दिया, बट हाँ मार्क्स बहुत कम आए थे। आई गॉट 20 out of 30, तो कम तो थे, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में अराउंड 25 26 ऐसे आते थे। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स थे, जो मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको है ना मतलब 22 भी आते थे, तो वो खुश नहीं रहते थे। मतलब ये अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे, इनको पता मार्क्स की बहुत भूख रहती है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है यहाँ पर
कि यार आप है ना एक एग्ज़ाम को 3 बार दे सकते हो। इट मीन्स यू गेट 3 चांसेस टू क्लियर योर एग्ज़ाम। तो अगर आपको फर्स्ट एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते और आप फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैंने तो अपने फर्स्ट चांसेस में ही जितने से एग्ज़ाम्स जितने मार्क्स आते उतने सारे एक्सेप्ट कर लिए थे और एक बर्डन जो है मेरा हटा दिया था। और 23 जनवरी की डेट थी जिस दिन मेरी एग्ज़ाम सारी कंप्लीट हो गई थी। और एग्ज़ाम्स के मोड भी अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। कुछ एग्जाम्स मेरी रिटन थी, कुछ एग्जाम्स मेरी ओरल थी और कुछ एग्जाम्स रिटन एंड ओरल दोनों थी। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो आपकी होगी ना वो रिटन एंड ओरल बोथ होगी। तो इसमें थोड़ा सा चीटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। एनीवेज, तो ये इस तरीके से मैंने फर्स्ट सेम निकाला। और एक और रीज़न ये था कि यार स्टार्टिंग में जब हम लोग आते हैं ना यहाँ पर इटली में, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करने के लिए होती है। जैसे आप आते हो, फिर आपको लंच प्रिपेयर करना, आपको डिनर प्रिपेयर करना, मॉर्निंग का रूटीन प्रिपेयर करना है, क्लासेस जाना है, उसके बाद आपको अपना होमवर्क भी करना है, स्टडीज़ भी करनी है। तो ये सारी चीज़ों के कारण मैंने पार्ट टाइम जॉब को थोड़ा सा होल्ड किया था, क्योंकि यार मैं मल्टीटास्किंग बंदा नहीं हूँ इतना ज़्यादा। तो शायद आप लोग होंगे तो आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा कि पहले सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पर फोकस किया जाए फर्स्ट सेम में। ठीक है, 23 जैन को मेरी एग्जाम्स कंप्लीट हो गई। दैन ऑन 29 जैन आई स्टार्टेड माई पार्ट टाइम जॉब। और अराउंड 2 to 3 मंथ्स मैंने पार्ट टाइम जॉब करी अच्छे से और अच्छा पैसे कमाए मैंने उसमें। और फिर उसके बाद अगेन सेकेंड सेम की क्लासेस स्टार्ट हो गई एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर द सेकेंड सेम। एंड सेकेंड सेम में भी अच्छा से स्टडीज़ की। और एक और सब्जेक्ट सेकेंड सेम में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट वॉज इकोनॉमिक्स। उसमें माइक्रो और मैक्रो होते, वो क्लियर करना भी बहुत टफ था। और आज भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उस सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो वो भी फॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया। और थैंकफुली मेरा जो फर्स्ट ईयर में 60 और 60 क्रेडिट्स कंप्लीट हो चुके थे। एंड देन ऐसे ही मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार तू 2018 में आया था और तूने ग्रेजुएशन मार्च मतलब 2022 में की, ऑलमोस्ट 3 ईयर से भी ज़्यादा, तो ऐसा क्यों? सो आई विल टेल यू। मैंने जो अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर था वो सब्जेक्ट्स क्लियर करने में लगा दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। और थर्ड ईयर जो था वो मैंने अपना इंटर्नशिप और थीसिस रिपोर्ट लिखने में लगा दिया था। और मुझे नहीं पता था कि थीसिस रिपोर्ट में इतना टाइम लगता है। मेरी थीसिस रिपोर्ट थी अराउंड 65 पेजेस की, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता। तो ये एक रिकमेंडेशन होगी आप सभी के लिए कि आप अगर यार थीसिस रिपोर्ट लिखने का प्लान करो तो आप 1 ईयर इन एडवांस से ही प्रोफेसर के साथ वो बुक कर ले। और थीसिस में मैंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ की थी, बट मेरे जो प्रोफेसर से काफ़ी सपोर्टिव थे एंड कोऑपरेटिव थे, तो उन्हें बहुत सारी रेक्टिफाई करवाई मिस्टेक्स एंड इवेंचुअली मेरा ये थीसिस भी कंप्लीट हो गया। और फिर लास्ट में हमें प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी पड़ती है एंड देन प्रेजेंटेशन इज़ फिनिश। बहुत बड़ा बर्डन रहता है एट द एंड, जब आप ग्रेजुएट हो गए ना, थीसिस लिखना बहुत बड़ा बर्डन होता है एक। बट फॉर्चुनेटली मेरा वो भी कंप्लीट हो गया और तभी आज मैं ये ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हूँ, ये अपना 2 इयर्स का मास्टर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। अच्छा, अब अगर मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग वाइज भी ठीक है। और मुझे बेसिकली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने आप को थैंकफुल मानता हूँ कि मुझे यहीं पर लेकर आना बहुत अच्छा लगा मुझे। देयर आर टॉप यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। बट यार एक चीज़ मैंने नोटिस की इनमें, किसी भी आप इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, आपको लिटरली ऑलमोस्ट सेम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स मिलने वाले। सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स सभी एक क्लास होते हैं, तो आपको मज़ा भी आएगा। और इसी तरीके से आपको ये एक है ना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। और हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ग्रुप्स है, स्टूडेंट ग्रुप्स हैं जो काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली ही दिवाली ऑर्गेनाइज़ किया था, फिर उसके पहले होली का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था। सो बहुत ही क्रॉस कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे और मतलब डिवर्सिफिकेशन से मज़ा आता है, मतलब इन्जॉय करते हैं हम लोग। तो बहुत इन्जॉय किया मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में। और अगर हम टीचर्स की बात करें, प्रोफेसर्स की बात करें, तो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं वो। और आपको काफ़ी असाइनमेंट्स होते हैं जिसमें आपको आप हमेशा अपने प्रोफेसर से इन टच रहोगे, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने रहते हैं। आपको ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपके नाम जानने लग जाते थे। इट्स प्रीटी कूल यार। प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे PhD हैं और काफ़ी रिसर्च फोकस्ड होते हैं। जैसे मैंने काफ़ी केस स्टडीज़ प्रिपेयर की हैं इंडिया के ऊपर, तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो इस तरीके से तभी बोला जाता है कि यार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये चीज़ मुझे अब समझ आई है कि क्या होता है एक्चुअली में। रट्टा तोता नहीं होता, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते, टू बी ऑनेस्ट। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो मेरी क्लास में काफ़ी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, जैसे कि जर्मनी से थे, फ्रांस से थे, इरास्मस पे काफ़ी अदर कंट्रीज से भी आते हैं, अफ्रीका से भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे, इंडिया से भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे। तो एक क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट आपको मिलता है और बहुत ही अमेजिंग रहता है यार। मतलब डिफरेंट, जैसे हम लोग पाकिस्तान से थे तो पाकिस्तानियों के साथ ईद बनाते थे, और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के कुछ फेस्टिवल्स होते थे, वो अपने अपने, जैसे अज़रबैजान की कोई डिश थी वो हमें
मेरे अज़रबैजानी फ्रेंड्स ने बना के खिलाई थी, और बहुत चीज़ें करी यार इन 2-3 सालों में, तो वो तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रही है मेरा। सो दिस इज़ हाउ माई एक्सपीरियंस वॉज। और मेरी अगर कुछ रिकमेंडेशन मानोगे तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट सेम में अगर आप पार्ट टाइम जॉब जितनी अवॉइड कर सको उतनी अवॉइड करो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो बहुत सारी एक साथ चीज़ें आपके लिए आ जाती है सामने मैनेज करने के लिए। और मेरा मेन फोकस है कि आप स्टडीज़ के लिए आ रहे हो तो पहली प्रायोरिटी आपकी स्टडीज़ होना चाहिए। अगर आप मल्टीटास्किंग कर लेते हो तो यू कैन मैनेज एवरीथिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में खाना बनाना, ये वाली सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, चीज़ें पता करना कहाँ पर क्या है, सुपरमार्केट से सामान लेकर आना, बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं। एंड सेकंड रिकमेंडेशन होगी दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे कि बिना पढ़े हो जाएगा या एक दिन पहले पढ़ने से हो जाएगा, तो ये नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स डिमांड करते हैं, जैसे मेरे करिकुलम में स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन चाहिए रहेगी, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए पहले से हमें रेडी रहना रहता है। थर्ड दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आओगे 100% आप होम सिक फील करोगे, बट इवेंचुअली जैसे ही आप 2-3 महीने रहने लग जाओगे, आपके फ्रेंड्स बनने लग जाएंगे, तो आप इन्जॉय भी करने लग जाओगे। तो ये गलती मत करना, कुछ स्टूडेंट्स ने करी कि आते से वो होम सिक फील करते एंड देन वो इंडिया चले जाते उस वजह से। सो नेवर डू दैट, आफ्टर सम टाइम एवरीथिंग विल बी फाइन। फोर्थ एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों स्किल्स डेवलप करें। अगर इटली में आप चाहते हैं कि यार मेरी ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छी से जॉब लग जाए, तो आई वुड से कि आप इटालियन लर्न करें। फ्री इटालियन क्लासेस आपको मिलेगी, तो उसको अटेंड कीजिए और लर्न कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स चलता रहता है, जो भी है, बट स्किल्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में कहा जाता है कि यार स्किल्स मैटर करती है, परसेंटेज नहीं, वैसे ही इटली में भी स्किल्स मैटर करती है। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो उसमें उस पर्टिकुलर फील्ड की स्किल्स के बारे में ही बात की जाएगी, ना कि आपके ग्रेड्स के बारे में। और फिफ्थ, बस कुछ नहीं है, अगर प्लान कर रहे हो तो एक बहुत ही अच्छी कंट्री हो सकती है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि यार आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, या मैंने पर्सनली इटली ही क्यों चूज़ किया है अपने हायर एजुकेशन के लिए, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हूँ, और अगर यूज़फुल रहा है तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा जो इटली में अपना हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।